आज हम स्टार्ट करेंगे 12th बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आप 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले भी सुनी और आप फिर से सुनेंगे कुछ और नए एडवांस टॉपिक के साथ। नीट में हर साल इससे काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। तो हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है ताकि सारी बातें आपको साथ साथ ही समझ में आ जाएं। तो सबसे पहले बात होगी जेनेटिक्स क्या है। तो एनसीईआरटी में जेनेटिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है कि जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the principles of inheritance and its applications। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच विच डील्स विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये जो लफ्ज यहाँ पर इनहेरिटेंस आया है, इससे मतलब ये होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स का मतलब ये है कि अगर माँ बाप जैसे बहुत लंबे लंबे हैं तो बच्चे भी उनके लंबे ही होते हैं। माँ बाप की हाइट अगर कम है तो बच्चों की हाइट कम होती है। माँ बाप अगर बहुत गोरे हैं तो बच्चे गोरे होते हैं। माँ बाप के बाल अगर घुंघराले कर लिए हैं तो बच्चों के बाल भी घुंघराले होते हैं। ये जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन हो रहा है पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है ना। एंड इट इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। एनसीईआरटी में ये बात भी लिखी हुई है। एक और आसान सी डेफिनेशन हम ऐसे भी सुना सकते हैं जेनेटिक्स की कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन के मैकेनिज्म समझते हैं। हेरिडिटी मतलब वही इनहेरिटेंस, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। वेरिएशन से मतलब क्या है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि द डिग्री बाय विच द पेरेंट्स डिफर फ्रॉम देयर प्रोजेनी। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए जब माँ बाप के बच्चे पैदा होते हैं, जब पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं तो वो बच्चे भले ही उन माँ बाप के हैं लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस उनमें रहता है। ये जो डिफरेंस पैदा हो रहा है पेरेंट्स और उनकी प्रोजेनी बच्चों के बीच में, ये कहलाता है वेरिएशन। इवन बच्चे भी अगर कई सारे हैं तो भी वो 100% सिमिलर नहीं होते एक दूसरे के, उनमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ये भी कंसीडर किया जाएगा अंडर वेरिएशन। आगे एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से 8000 से 1000 साल पहले, यानी 1000 to 8000 BC, 1000 से 8000 साल पहले बिफोर क्राइस्ट, इंसानों को ये बात पता थी कि वेरिएशन की वजह कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपी हुई है। ठीक है ना। अब अगर आपसे ये बात पूछी जाती है कि द कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी इज, पुराने पेपर में सवाल आ चुके हैं, ऑप्शन दे रखा था जीन, क्रोमोसोम, डीएनए या ऑल ऑफ दीज। ऑफ कोर्स आप आंसर लगाएंगे ऑल ऑफ दीज। अब ये सब चीजें कैसे इसका आंसर हो सकती है ना, हम यही सब इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। ठीक है ना। कुछ और बेसिक सी बातें, जैसे कि इस चैप्टर के अंदर कुछ मशहूर साइंटिस्ट का, बायोलॉजिस्ट का जिक्र होगा। जैसे कि सबसे पहले मेंडल का जिक्र होगा, जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। मेंडल ने स्टडी किया था पी प्लांट पैसेंट सटाइवम पर, हम बाद में इनके बारे में बात करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट इसका यहाँ पर जिक्र होना चाहिए वो है बेटसन, विलियम बेटसन। द टर्म जेनेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय विलियम बेटसन। पुराने पेपर में यह सवाल पूछा जा चुका है और इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। तीसरे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट मॉर्गन, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने स्टडी किया था ड्रोसोफिला पर, और ड्रोसोफिला पर स्टडी करके इन्होंने कई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए बायोलॉजी के, जैसे कि इन्होंने बताया लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये सब जो मामला, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी के जो कि आप जेनेटिक्स में इस साल पढ़ेंगे, ये सब के सब इनके ही, मॉर्गन के दिए हुए हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट है गैरॉड, जिनको कि फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स या फादर ऑफ फिजियोलॉजिकल जेनेटिक, ये सब इनको कहा जाता है। और इन्होंने, गैरॉड ही वो दुनिया का पहला बंदा था जिसने कि फर्स्ट इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इंसानों के अंदर बताया था, एल्केप्टोनुरिया, जिसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं एक बार लिख कर और दिखा दूँ, थोड़ा सा आपको अच्छा सा लगेगा। तो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस and its applications is known as genetics। अगर आप सवाल पूछा जाता है कि the term genetics was coined by, आंसर लगाना विलियम बेटसन, विलियम बेटसन। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद एक सवाल ऐसे भी आया कि टर्म जेनेटिक्स लिया गया है वर्ड जेनेसिस से। सवाल ये पूछा जा चुका है, टर्म जेनेटिक्स किससे लिया गया? वर्ड जेनेसिस से, जिसका मतलब डिसेंट, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चीज़ों का ट्रांसफर होना। जब जब जेनेटिक्स की बात होगी दो टर्म आएंगी, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। माँ बाप से बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना इज
हेरिडिटी, है ना। और वेरिएशन का मतलब द डिग्री बाय विच द पेरेंट्स डिफर फ्रॉम देयर प्रोजेनी, माँ बाप और बच्चों में जो थोड़ा बहुत फर्क होता है, दिस इज नोन एज वेरिएशन। इवन अगर घर में 4 बहन भाई हैं, उनकी शक्ल सूरत में भी डिफरेंस होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वेरिएशन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 1000 से 8000 बीसी पहले, 1000 से 8000 बीसी पहले, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से 1000 से 8000 साल पहले से ही इंसानों को ये बात मालूम थी कि ये जो वेरिएशन है इसकी वजह कहीं ना कहीं छुपी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका आपको जिक्र इस चैप्टर में करना है, जैसे कि मेंडल। ऑफ कोर्स मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। दूसरे इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट विलियम बेटसन, बेटसन को बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। नेक्स्ट मॉर्गन, मॉर्गन को बोला जाता है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन ने स्टडी किया था ड्रोसोफिला पर और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के क्लियर किए, जैसे कि इन्होंने बताया लिंकेज, सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर। ये सब कॉन्सेप्ट मॉर्गन ने ही दिए थे। इसके अलावा जिक्र होगा यहां पर गैरॉड का। गैरॉड को फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स ही बोला जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी कहा जाता है, बायोकेमिकल जेनेटिक्स। गैरॉड ही दुनिया को पहला बंदा था जिसने कि इंसानों के अंदर फर्स्ट इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म बताया, फर्स्ट इनबॉर्न और ऑफ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कौन सा पता लगा था? एल कैप्टोन्यूरिया। इसको ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है, ब्लैक यूरिन डिजीज भी कहा जाता है। हम आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल ये तो हल्का सा इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल। जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये 1822 में इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए और 1884 में इनकी डेथ हो गई ड्यू टू अ किडनी डिसऑर्डर। और उस किडनी डिसऑर्डर को ब्राइट डिजीज़ उस ज़माने में बोला जाता था, आजकल इसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोला जाता है। मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स, है ना, ये बात आप जानते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये 1822 में पैदा हुए थे इन सिलीसियन विलेज, जो कि हाइजेंडॉर्फ एक जगह है ऑस्ट्रिया में, उसके पास मौजूद है। हाइजेंडॉर्फ ऑस्ट्रिया में ये पैदा हुआ। 1856 में इन्होंने अपने ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए गार्डन पी प्लांट यानी पायसम सेटाइवम पर। गार्डन पी प्लांट जिसका साइंटिफिक नेम है पायसम सेटाइवम, इस पर इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की 1856 से इन्होंने रिसर्च की 1863 तक, यानी कि रिसर्च की इन्होंने 7 साल तक। सवाल कंपटीशन में ये पूछे जा चुके। कब से कब तक रिसर्च की थी? 56 से 63 तक, यानी कि 7 ईयर्स। क्वेश्चन कंपटीशन में ऐसे भी आ चुका है ये कौन सी सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, तो 1856 यानी कि मिड 19th सेंचुरी, ये भी सवाल आ चुके हैं। ये मिड 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब जब इन्होंने 1863 तक रिसर्च अपनी कर ली, उसके बाद इन्होंने 2 साल के पेपर वर्क के बाद 1865 में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश होने के लिए दिया।
इन एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बर्न। ऑस्ट्रिया में एक जगह है बर्न, उनकी एक एनुअल प्रोसीडिंग यानी सालाना मैगजीन निकलती है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की, उसमें इन्होंने 1865 में अपना पेपर पब्लिश होने के लिए दिया था। 1866 में इनका पेपर इस मैगजीन से पब्लिश हुआ अंडर द हेडिंग एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस हेडिंग से 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ, लेकिन कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं आया, लोगों ने कोई सी ख़ास तवज्जो नहीं दी एंड ही रिमेन अननोटिस्ड अंटिल 1900। 1900 तक इनके रिसर्च के बारे में, इतनी इंपॉर्टेंट रिसर्च के बारे में जिसमें कि इन्होंने बताया था कि कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं वाया फैक्टर्स। उस ज़माने में जीन लफ्ज़ तो था नहीं, तो इन्होंने फैक्टर्स के ज़रिए चीज़ों को समझाया था कि ये जो जीन्स हैं डिस्क्रीट स्टेबल यूनिट्स हैं यानी सेपरेट यूनिट हैं, और जो एक साथ अगली जनरेशन में जाते हैं तो वो एक दूसरे का ब्लेंड या मिक्स नहीं होते। इस तरीके की बातें बताई थी, लेकिन लोगों को उस ज़माने में बात समझ में नहीं आई। तो उसकी कई सारी वजह हम बात करेंगे ऐसा क्यों हुआ था, और 1900 तक लोगों को ये बात समझ में नहीं। इस बीच आपको पता है कि 1884 में इनकी डेथ भी हो चुकी थी, इनकी डेथ हो चुकी थी ड्यू टू अ किडनी डिसऑर्डर। 1900 तक इनकी बात को किसी ने सीरियस नहीं लिया, किसी की बात समझ में नहीं। इत्तेफाक वाली बात 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, उनका नाम है ह्यूगो डी वरीज, टिशेर मार्क और कार्ल कॉरेंस। ह्यूगो डी वरीज तो खुद बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट थे। ह्यूगो डी वरीज नीदरलैंड से थे, इन्होंने स्टडी किया था ओइनोथेरा लमार्कियाना इवनिंग प्राइमरोज पर। ओइनोथेरा लमार्कियाना प्लांट पे से इवनिंग प्राइमरोज भी कहा था। म्यूटेशंस में काफ़ी डिटेल में थी। टिशेर मार्क ये ऑस्ट्रिया के थे, इन्होंने काफ़ी सारे फ्लावरिंग प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी, मैनी फ्लावरिंग प्लांट। कार्ल कॉरेंस जर्मनी के थे और इन्होंने स्टडी किया था मेज पे। 3 अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्लांट पर रिसर्च कर रहे थे। इत्तेफाकन तीनों ने अपनी रिसर्च को पब्लिश किया 1900 में, और तीनों ने वही कॉन्सेप्ट दिया जो कि 1866 में मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन हेडिंग में समझाया था। तो यानी कि जो बात 1900 में दुनिया वालों के सामने दोबारा आई, वो अब से 34 साल पहले मेंडल ने, 34 ईयर्स पहले मेंडल ने कही थी, और 1900 में जाके यानी कि मेंडल के मरने के 16 साल के बाद लोगों को ये बात समझ में आई। तो फिर जब लोगों को ये बात समझ में आई तो उनको ये लगा ये बात तो हम पहले भी सुन चुके हैं। फिर समझ में आया कि अरे ये कहानी तो मेंडल ने बता रखी है पहले। तो फिर ह्यूगो डी वरीज ने 1901 में मेंडल की रिसर्च को दोबारा से पब्लिश कराया, मेंडल की रिसर्च को रीपब्लिश कराया, दोबारा से पब्लिश कराया इन अ मैगजीन नेम्ड फ्लोरा। मैगजीन फ्लोरा में सवाल कंपटीशन में आ चुका है, कौन सी मैगजीन में मेंडल की रिसर्च दोबारा पब्लिश हुई थी? फ्लोरा मैगजीन में रीपब्लिश कराया था किसने? ह्यूगो डी वरीज ने। ठीक है ना। अब इतनी कहानी आपको याद होनी चाहिए। यहाँ से कई सारे सवाल बनते हैं, जैसे ग्रिगर्स और मेंडल पे एक सवाल पुराने पेपर में ये भी आ चुका है कि एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। क्या थे? एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, यानी ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, एक मॉन्क थे। मॉन्क और नन 2 लफ्ज़ हैं, फीमेल कहलाती है नन, मेल कहलाते हैं मॉन्क। ये वो लोग होते हैं जो कि चर्च में ही रहते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करने में ही, उनकी पूजा करने में ही निकाल देते हैं। और मतलब दुनिया से इनको ऐसा कोई लगाव नहीं होता कि मेरा बिजनेस हो, शादी हो, बच्चे हो, ये सब नहीं। अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी पूजा में और उनकी इबादत करने में ही निकाल देते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है मॉन्क। तो उसमें एक बड़ी वजह जो उस ज़माने में इनकी बात नहीं मानी गई थी, उस ये भी थी कि ये एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। एक मॉन्क थे जो कि एक बायोलॉजी की रिसर्च, एनिमल प्लांट के ऊपर रिसर्च की थी, और उस बात को समझाने के लिए थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक मॉन्क बायोलॉजी यानी एक प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहा था जो कि मैथमेटिक्स के जरिए चीज़ों को समझा रहा था, तो लोग इन चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाए थे। खैर, तो एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे ग्रिगर जॉन मेंडल, दुनिया के पहले जेनेटिक्स यही माने गए, है ना। तो कंपटीशन में सवाल ऐसे ही पूछा गया, फर्स्ट जेनेटिसिस्ट वाज
अगर ये सवाल पूछा जाता तो आप आंसर लगा कर आएंगे मेंडल। ऐसा नहीं है कि अकेले यही ऐसे बंदे थे जिन्होंने पहले इनहेरिटेंस के बारे में बताया। इनसे पहले नाइट और गॉस दो ऐसे और बायोलॉजिस्ट रह चुके हैं जिन्होंने पी प्लांट पर ही स्टडी किया था और इनहेरिटेंस के बारे में समझाने की कोशिश की। लेकिन इनसे पहले साइंटिस्ट जितने भी थे वो कई सारे कैरेक्टर्स को एक साथ मिलाकर चीज़ों को समझाने की कोशिश करते, जिसकी वजह से रिजल्ट अच्छे से नहीं आ पाए थे। तो एक बार फिर से बताता हूँ, मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स इन्हें कहा जाता है। एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। 1822 में सिलिसन विलेज हैजेंडॉर्फ ऑस्ट्रिया में पैदा हुए। 1884 में इनकी डेथ हुई ड्यू टू अ किडनी डिसऑर्डर। उस किडनी डिसऑर्डर को आजकल बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वैसे भी सवाल अभी आते नहीं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उस जमाने में उसे ब्राइट डिजीज बोला जाता था, ब्राइट डिजीज बोला जाता था। 1856 में इन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की गार्डन पी प्लांट पाइसम सेडाइवम पर। 1863 तक सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा गया कब से कब तक रिसर्च की थी, 56 से 63, एनसीईआरटी में भी दे रखा है, यानी 7 साल तक। सवाल ये पूछा गया कौन सी सदी के साइंटिस्ट थे, मिड 19th सेंचुरी। 1865 में इन्होंने अपना पेपर छपने के लिए दिया, एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरलिस्टिक सोसाइटी बर्न में, ये भी ऑस्ट्रिया में एक जगह है। और 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ अंडर द हेडिंग एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और 1884 में इनकी डेथ हो गई। लोगों ने इनकी रिसर्च को नहीं माना, तवज्जो नहीं दी, तरजीह नहीं दी। और एंड ही वाज रिमेन अननोटिस्ड अंटिल 1900। 1900 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डे वरीज, टिशेमार, कार्ल कॉरेंस, अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करके इन्होंने भी यही बात बताई कि कैरेक्टर एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तब लोगों को लगा ये बात तो हम पहले भी सुन चुके हैं। तो फिर 1901 में ह्यूगो डे वरीज ने मेंडल के रिसर्च को निकलवा कर दोबारा से पब्लिश कराया मैगजीन फ्लोरा में। कितनी बात समझ में आ गई। अब मेंडल के, अब भले ही देर में ही सही, लोगों को बात समझ में आई, इनको फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा गया। तो इसमें फिर दो बातें बनती हैं। एक तो ये कि जब इनका रिसर्च पब्लिश हुआ 66 में, तो लोगों ने इनकी बात को क्यों नहीं माना उस जमाने में। और बाद में ये कि जैसे कि इनसे पहले भी लोग इस प्लांट पर रिसर्च कर चुके हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मेंडल के फिर सक्सेसफुल होने की वजह क्या रही, तो हम दोनों ही बातों के जवाब देंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात ये कि जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, आपने 10th में ही बात सुनी थी कि उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किए थे, डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे। जब एक बार में एक कैरेक्टर के ऊपर बात होगी, जैसे कि एक टॉल प्लांट को क्रॉस कराया गया, ड्वार्फ प्लांट, तो आप एक ही कैरेक्टर ले रहे हो यहाँ पर, हाइट है ना, उसमें एक टॉल एक ड्वार्फ, ये कहलाते हैं दो ट्राइड। तो हाइट एक कैरेक्टर जिनसे दो ट्राइड है, टॉल और ड्वार्फ। जब इसके बीच में क्रॉस कराया तो उसने फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 मिला था। 10th क्लास से अभी बात सुनते आ रहे हो। फिर जब उसने मोनो हाइब्रिड क्रॉस से बिल्कुल एक्सपर्टीज हासिल कर ली, उसके बाद उसने फिर किया डायहाइब्रिड क्रॉस, दो कैरेक्टर एक साथ लिए। तो दो कैरेक्टर जैसे राउंड एंड येलो सीड्स को क्रॉस कराया, रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। तो यहाँ पर दो कैरेक्टर थे, एक था शेप ऑफ सीड और एक कलर ऑफ सीड। फिर उसमें फिनोटाइपिक रेशियो आया 9:3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 12:24:12 है। ये सब आप पहले भी सुन चुके हैं। मुझे आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर याद दिलानी, जिस पर कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई, सवाल बन सकता है कि मेंडल ने कराए मोनो हाइब्रिड क्रॉस और उसने इनके जरिए दो रूल्स बनाए। वो दो रूल्स आज के ज़माने में माने जाते हैं मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। और दूसरा जाना जाता है मेंडल सेकंड लॉ, जिसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से भी बोला जाता है। तो सेग्रीगेशन, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के जरिए जो भी ऑब्जर्वेशन मेंडल को मिले थे वो फिर बाद में बने मेंडल फर्स्ट लॉ, मेंडल सेकंड लॉ। मेंडल फर्स्ट लॉ को बोले थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल सेकंड लॉ को बोले थे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और मेंडल ने जो भी ऑब्जर्वेशन हासिल किए थे डायहाइब्रिड क्रॉस से, डायहाइब्रिड क्रॉस जब इन्होंने कराए थे, वो बाद में बना फिर मेंडल थर्ड लॉ, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोला जाता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोला जाता है। अब ये छोटी सी बात है, अगर ये कंपटीशन में आ जाए तो फिर आपको पता होना चाहिए ना। वो एनसीईआरटी की लाइन से उठा के बात पूछ ले, मेंडल के जो भी ऑब्जर्वेशन थे मोनो हाइब्रिड क्रॉसिंग से कौन कौन से लॉ बने, तो आप बोलेंगे मेंडल फर्स्ट लॉ, मेंडल सेकंड। ये भी सवाल कंपटीशन में आ चुका है। मेंडल फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, आपको बोलना चाहिए लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल सेकंड लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल थर्ड लॉ इज आल्सो नोन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो यही तीनों ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा लॉ मोनो हाइब्रिड क्रॉस से नहीं लिया गया था, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डायहाइब्रिड क्रॉस के ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरीके छोटी छोटी बातें एनसीईआरटी की, जिनसे पहले भी सवाल बन चुके हैं, कुछ नए सवाल बन सकते हैं। अब हम अगली बात करते हैं कि मेंडल को जब 1866 में इनका पेपर पब्लिश हुआ, तो लोगों ने उस वक्त इनकी बात को क्यों नहीं माना। तो एक बड़ी वजह तो ये थी कि जो मैगजीन थी एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी पर, ये कोई बहुत बड़ी मैगजीन नहीं थी, है ना।
तो जब कोई बहुत बड़ी एक लोकल सी मैगजीन थी उसमें इनका पेपर पब्लिश हुआ, तो इसीलिए खास रेस्पॉन्ड नहीं है। एनसीईआरटी ने इस बात को ऐसे कहा कि उस जमाने में कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा इजी नहीं था जैसे कि आज के ज़माने में है ना। अब आज का जैसे सोशल मीडिया है, पाकिस्तान की एक लड़की ने बस ये बात कह दी कि ये हमारी कार है, ये हमें यहाँ पर पार्टी हो रही है, वो इतना ज़बरदस्त मीम बन गया कि शायद ही कोई सेलिब्रिटी हो जिसने इसका जिक्र ना किया, है ना। तो फिर कुछ ही दिनों में उसके मिलियन से फॉलोवर हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब आजकल सोशल मीडिया, यूट्यूब है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, लोग वायरल हो जाते हैं, है ना। ये नहीं हो पाया उस जमाने में वायरल, शायद उस जमाने में फेसबुक, यूट्यूब होता तो ये मेंडल साहब भी वायरल हो जाते। दूसरी वजह बताइए कि इनका जो कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा एडवांस था। मतलब कि जैसे कि कुछ ऐसी मूवीज बनी, जब मैट्रिक्स मूवी है, लोगों को नहीं समझ में आती है ना, शटर आइलैंड है, कम समझ में आती है लोगों के। तो वैसे जब इन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में, वो कुछ फैक्टर्स के जरिए होता है। दे आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, जो कि अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते समय ब्लेंड नहीं होते, मिक्स नहीं होते हैं। अगर आप भी ये बात पहली बार सुन रहे हैं और आपको मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं पता, तो आपको भी लगे ये क्या बात कह दी कि फैक्टर्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स और वो ब्लेंड नहीं होते जब नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर होते हैं। आप इन्हें सीखेंगे। तो अब ये जब बात उन्होंने बताई कि जो फैक्टर्स यानी जीन्स वो स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट है यानी सेपरेट यूनिट है, और जब वो अगली जनरेशन ट्रांसफर होते हैं तो वो ब्लेंड या मिक्स नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जब एक टॉल प्लांट को डॉर्क प्लांट से क्रॉस कराया गया, अगली जनरेशन में सारे प्लांट टॉल हो जाते हैं ना F1 जनरेशन में, तो उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एलील होते हैं F1 हाइब्रिड के अंदर। लेकिन जब उसमें सेल्फ कराते हैं तो F2 जनरेट टॉल डॉर्क दोनों मिलते हैं, यानी F1 जनरेशन में वो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले जीन आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हुए थे, तभी तो F2 जनरेशन आपको टॉल और डॉर्क दोनों मिल गए थे। तो यही बात मेंडल समझा रहे थे पेपर और मैथमेटिक्स के जरिए। तो लोगों को बात और अजीब लग रही थी कि एक मॉन्क बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट मैथ के जरिए समझा रहा है। समझ में आ रही बात। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो ये बात ये बता रहे थे मेंडल साहब, उन्होंने उस जमाने में इन बातों को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, है ना। तो मैथमेटिक्स के जरिए लोग इसको मतलब ले नहीं पाए आसानी से कि मतलब बायोलॉजी की बात मैथ से कैसे समझाई जा रही है ना। और एक दूसरी बात एनसीईआरटी में लिखी हुई कि अपनी बात को बताने के लिए कह रहे थे कि ये फैक्टर्स स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट, जैसे आजकल का बच्चा जीन का नाम देता है, तो कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिखा पाया। मतलब जब ये बात कह रहे थे कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, फैक्टर्स दे तो लोग दिखाओ, तो मतलब जीन कैसे दिखा दें ऐसे कि हाँ ये रहा जीन, है ना। तो ये इस वजह से ये मामला थोड़ा सा दब गया। और 1860 से ये भी चीज़ें लोगों के सामने आई तो लोगों ने इनको ऐसे ही लिया कि अरे ये क्या बात है, ये बात कुछ समझ में नहीं है, मज़ेदार बात नहीं। खैर 1900 में लोगों को समझ में आया, भले ही इनके मरने के 16 साल बाद समझ में आया, 84 में तो इनकी डेथ हो गई थी। तो इनको तो पता भी नहीं होगा कि लोग इनको आजकल फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से दुनिया में जान रहे हैं। अब सवाल ये पूछा जाता है कि मेंडल के सक्सेस होने की वजह क्या है। तो मेंडल के सक्सेसफुल होने की वजह यह है कि इन्होंने लिए थे प्योर ब्रीडिंग लाइंस। ये सवाल कंपटीशन में आता है। प्योर ब्रीडिंग लाइंस मतलब प्योर प्लांट। प्योर प्लांट कहने का मतलब होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस नहीं। जैसे कि दोनों टी कैपिटल हो तो भी प्लांट टॉल होता है, और एक टी कैपिटल एक स्मॉल ये भी प्लांट टॉल होता है। देखने में तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। अब अगर ये अपना एक्सपेरिमेंट कराते, इस वाले प्लांट को इससे क्रॉस कराएं या इस प्लांट को इससे क्रॉस कराएं, तो जिन बच्चों को ये क्रॉस बनाना आते हैं उनको पता है कि इससे तो आंसर अलग आएगा, इससे आंसर अलग आएगा, तो आदमी तो कंफ्यूज हो जाएगा। प्लांट टॉल है, डॉर्फ से क्रॉस कराए तो अलग आंसर आ रहा है, प्लांट टॉल है, डॉर्फ से क्रॉस करो तो आंसर अलग आ रहा है। तो जिसका जीनोटाइप वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही तो बात अच्छे से समझा पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मेंडल ने अपने रिसर्च को कराने के लिए प्योर प्लांट, प्योर ब्रीडिंग लाइन सेलेक्ट किए। शुरू के 2 साल तो रिसर्च में लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करा के बिल्कुल प्योर प्लांट लिए थे। दूसरी वजह ही इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट्स। कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट मतलब जो 2 अपोजिट कंडीशन, जैसे ये टॉल है, एक ड्वार्फ, एक राउंड है, एक रिंकल्ड, 2 अपोजिट कैरेक्टर वाले प्लांट लिए, ठीक है ना। तीसरी बात है जितने भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे उनका इन्होंने कंप्लीट रिकॉर्ड रखा। जितने भी इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए सबका पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड था इनके पास। दूसरी बात ये पहले इन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, सिंगल कैरेक्टर पर स्टडी की। जब उन्होंने उसमें महारत हो गई, सब चीजें क्लियर हो गई, फिर उसके बाद उन्होंने 2 कैरेक्टर को लिया, डायहाइब्रिड क्रॉस कराया। इनसे पहले जो लोग थे वो पी प्लांट पर रिसर्च कर रहे थे, वो सारे कैरेक्टर एक साथ मिला देते थे। जब पी प्लांट की इन्होंने 7 कैरेक्टर पर स्टडी किया था, तो सारे ही कैरेक्टर एक साथ मिला के रिजल्ट देख रहे हैं, तो फिर वो बात नहीं आ पा रही थी। इसके अलावा इन्होंने कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं लिया जो कि लिंकेज या इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा हो। हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर लिंकेज इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले कैरेक्टर सेलेक्ट कर लेते तो इनके रिजल्ट में ही गड़बड़ी होने लगती। आप पढ़ेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले टॉपिक में। इसके अलावा अब जैसे पी प्लांट के जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब यह है कि एक फ्लावर के अंदर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और उसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो ऐसे में तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा? एक टॉल प्लांट को डॉर्फ प्लांट से क्रॉस कराया जाता है। तो ऐसे में इन्होंने किया ये कि जैसे फीमेल बनाया
उसके मेल वाले पार्ट को काट के निकाल दिया। आपने सुना इसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। अब कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आ जाए, फीमेल वाले पार्ट को कवर कर दिया, बैगिंग कर दी, तो इन्होंने इमैस्कुलेशन बैगिंग के जरिए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा है, ठीक है ना। तो ये इनके कामयाब होने की वजह थी कि इन्होंने प्योर ब्रीडिंग लाइंस लिए, कंप्लीट रिकॉर्ड रखते थे, ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं लिया जो कि लिंकेज इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा हो। पहले सिंगल कैरेक्टर पर स्टडी किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, फिर 2 कैरेक्टर डाई हाइब्रिड क्रॉस पर स्टडी किया। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पी प्लांट के लिए ये भी बहुत अच्छी बात थी, जैसे कि एनुअल प्लांट है, 2-3 महीनों में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो बहुत लंबा रिजल्ट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, बहुत जल्दी पता चल जाता था कि अगला प्लांट देखने में टॉल है या डॉर्फ है। दूसरी वजह ये कि इसको देखा जाए तो बाइसेक्सुअल थे, तो इसमें आसानी से आप कट करा के हाइब्रिडाइजेशन करा सकते हैं, यानी कि इमैस्कुलेशन पैकिंग के जरिए। तो इन्होंने 7 कैरेक्टर को स्टडी किया था पी प्लांट के, जिसके लिए इन्होंने 14 कॉन्ट्रास्टिंग ट्राइट्स लिए होंगे। हम अगले टॉपिक में इसे मिटा के वो 7 कैरेक्टर्स देखते हैं और उनसे रिलेटेड बातों को समझने की कोशिश करेंगे।